मैक्सिमम पावर थ्योरम। लिखो, इट स्टेट्स दैट द आउटपुट पावर of a source of EMF is maximum when the external आयुष बात है नहीं, external resistance in the circuit is equal to the internal resistance of the source. The source. Suppose that we have an external resistance R and there is a source of EMF. This is the internal resistance. ठीक है, ये डायग्राम समझ में आया? यहां से करंट I फ्लो करेगा एंड इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेट से V है। तो इसमें जो आउटपुट पावर होगा इस सोर्स की वजह से, दैट आउटपुट पावर इज मैक्सिमम व्हेन R इज इक्वल टू, तब पावर कैसा होगा बोलो? आई बात समझ में? आउटपुट पावर इज मैक्सिमम। ये स्टेटमेंट है। अब इसका प्रूफ निकालेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो आउटपुट पावर इज मैक्सिमम फ्रॉम द सोर्स व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। जब ये दोनों बराबर होंगे तो पावर मैक्सिमम होगी। इस चीज का हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। व्हाट इज हियर ई? क्या है ये? ईएमएफ ऑफ सोर्स। आर क्या है बोलो? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, स्मॉल आर क्या है बोलो? इंटरनल रेजिस्टेंस। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ करंट कैसे निकालेंगे सिद्धार्थ? इसमें अगर हम सर्किट में करंट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? करंट कैसे निकलेगा इस सर्किट में बोलो? ओम्स लॉ। हाँ लगाओ ओम्स लॉ। क्या करोगे? नेट ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट पता चल गया कितना होने वाला है। अगर मैं तुमसे पूछूं पावर आउटपुट कितना होगा तो क्या करोगे? आई स्क्वायर आर। बोलो, यही करोगे ना? आई स्क्वायर आर होता है पावर का फॉर्मूला। आई का वैल्यू क्या है यहाँ पे रख दो, ईएमएफ डिवाइड बाई आर प्लस आर होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर। बोलो, ये समझ में आया? किसी को डाउट? बोलो, कितना पावर होगा आउटपुट पावर? पी आउटपुट दिस ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस आर होल स्क्वायर इंटू आर। अब जल्दी नोट करो जो अभी आए। तो इसको कैसे लिखोगे? P आउटपुट इज ई स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाई आर प्लस आर होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसे? बोलो, आया ना? क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखना, ई स्क्वायर आर होल डिवाइड बाई आर माइनस आर होल स्क्वायर
प्लस 4R इंटू आर, बोलो। लिख सकता हूं ऐसे, बोलो। देखो ये प्लस का है, तो प्लस, अगर मैं माइनस का रख दिया यहाँ पे, माइनस का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, -2 इंटू आर प्लस आर, आर इंटू आर होगा, माइनस का होगा। उसमें मैं अगर 4 टाइम्स अगर ऐड कर दूं आर इंटू आर, तो वो +2 आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर हो जाएगा, जो कि यही बनेगा। फिर आई बात समझ में? तो पी आउट का फॉर्मूला ये मिल गया। अब देखो ध्यान से, ये चीज अगर मुझे मैक्सिमम मैक्सिमम बनानी है, पी आउटपुट अगर तुमको मैक्स करना है, तो मतलब मुझे डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। मिनिमम करने का मतलब है कोई ऐसी चीज है जिसको तुम कम कर दो। जरा ध्यान से देखो, इसको मैं 0 बना सकता हूं, क्योंकि रेजिस्टेंसेस तो 0 नहीं रखेंगे, तो इस फैक्टर को मैं 0 बना सकता हूं। तो ये चीज मैक्सिमम कब मिलेगी, व्हेन r माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? बोलो, ये समझ में आ रहा है? तो व्हेन दिस थिंग इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू, हो गया प्रूफ? हाँ, हो गया प्रूफ। इसको 0 रखना पड़ेगा। अब कंडीशन निकल आई दैट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पावर आउटपुट जो होगा मैक्सिमम हो जाएगा। अब ये बताओ मुझे कि मैक्सिमम पावर होगी कितनी, बताओ। तो पी आउटपुट जो मैक्स होगा, है ना, वो क्या होगा, ई स्क्वायर आर डिवाइड बाई, ध्यान से सुनना, ये दोनों बराबर कर दोगे तो 0 बन जाएगा। क्या आ गया, 4R इंटू आर, है ना। लेकिन यहां पर एक चीज करनी है हमको, क्या करनी है, ये R से R कैंसिल आउट, कितना आएगा, ई स्क्वायर अपॉन 4। दिस इज द मैक्सिमम आउटपुट ऑफ द सोर्स ऑफ ईएमएफ। अच्छा, ये समझ में आ गया। अगर बैटरी को शॉर्ट कर दिया जाए तो क्या होता है, ध्यान से सुनना। बैटरी को शॉर्ट करने का मतलब क्या है, ये टर्मिनल्स हुए बैटरी के, ईएमएफ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है। शॉर्ट करने का मतलब है वी आर मेकिंग द पाथ ऑफ करंट वेरी शॉर्ट, वी आर नॉट हैविंग एनी एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस, कोई लोड रेजिस्टेंस नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब बताओ, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, बोलो, नेट ईएमएफ डिवाइड बाई आर, बोलो, समझ में आ रही बात? है तो यहां पर एक केस लिखना, व्हेन द सेल इज, और वी कैन से बैटरी इज शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट सर्किट करने, और शॉर्ट सर्किट करने पर जो करंट होता है वो कैसा होता है, मैक्सिमम। कैसा हो जाता है, मैक्सिमम। समझना इस बात को, मैक्सिमम क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहां पर आर की वैल्यू क्या हो गई है, जो एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस था वो क्या हो गया, 0। तो पहले क्या लिख रहे थे, करंट, बोलो, ईएमएफ डिवाइड बाई आर प्लस आर। एक बात बताओ, ये तुमने 0 ले लिया, क्या कर दिया, 0। तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और डिनोमिनेटर अगर कम हो रहा है तो आई की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही होगी, इनवर्स रिलेशन है, बोलो। तो ऐसे केस में आई की वैल्यू मैक्स हो जाती है, क्या हो जाएगी, मैक्स। और मैक्स हो जाएगी तो इस केस में पावर कैसे निकालोगे, पावर डिसिपेशन इनसाइड द सेल क्या होगा, बोलो, आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर।
बोलो आई क्या होगा, ईएमएफ डिवाइड बाई आर होल स्क्वायर इंटू आर, ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर, ये कैंसिल आउट होगा, क्या बनेगा ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, समझ में आया। तो शॉर्ट सर्किट के केस में पावर क्या हो जाएगी, ये समझ में आ गया, बोलो। और देखो करंट जब मैक्स हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, जब हम टर्मिनल्स के एक यहां से तार निकाला, डायरेक्ट नेगेटिव वाले जोड़ दिया, तो वो जो कंडक्टर होता है उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होगा, और जब मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा तो हीट भी जनरेट होगी, बोलो होगी। हीट का फॉर्मूला क्या था, बोलो ये था। और इस टाइम पे आई कैसा है, मैक्स, तो मैक्सिमम हीट निकलेगी, और आप देखोगे कि वो कंडक्टर बर्न आउट हो जाएगा। कभी एक काम करना, सेल लेना और एक तार लेना, तार थोड़ा जिधर छील लोगे ना, ये करना, ऐसे सेल होगा, ठीक है, यहां पे ऐसे वायर नेकेड रहेगा, और ऐसे करके ये तो कंडक्टर ऐसे लगा के ऐसे पकड़ के रखना, ऐसे थोड़ी देर बाद तुम खुद छोड़ दोगे उसे, 2-3 सेकंड बाद ऐसे छोड़ दोगे। क्यों छोड़ दोगे, क्योंकि वो वायर बहुत ही गर्म हो जाएगा। क्यों हो गया गर्म, कि इस कंडीशन में शॉर्ट सर्किटिंग की है, तो शॉर्ट सर्किट में होता क्या है, करंट मैक्सिमम हो जाता है और आग लग जाती है। बोले शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, वो आग लगने का मतलब क्या है, पाथ कैसा हो गया, शॉर्ट, करंट हो जाएगा मैक्स। चलो अब टॉपिक डालो, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ सोर्स। मैक्सिमम एफिशिएंसी, उत्कर्ष, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी? हाँ, पढ़ता लिखता तो है नहीं, मैं बेइज्जती ऐसे ही मारूंगा। कल ही पढ़ाया मैंने ये। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, बोलो, ये कैसे निकलेगा, सॉरी, हाँ, V इंटू आई, बोलो ये होगा I से I, V बाई EMF, बोलो। अच्छा V, हाँ, किसके फॉर्मूला में, हाँ यहाँ पे R तो 0 ही है, नहीं वो फॉर्मूले के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, I मैक्सिमम हो जाएगा तो फिर यहाँ पे R रहेगा ना। हाँ देखो लोड रेजिस्टेंस नहीं है ये, R किसका है, कंडक्टर का है, समझ रहे हो, लोड नहीं, तो इस कंडक्टर का भी रेजिस्टेंस होगा कुछ। जब हम लोग किसी वायर कनेक्ट करते हैं, फिर एक लोड, एक देखो ये है हमारा अप्लायंस, लेकिन ये कंडक्टिंग वायर भी तो है, इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, बोलो वो वाला रेजिस्टेंस है। अच्छा मैं कहां पे था, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको ये समझ में आया, बोलो। अच्छा V को हम कैसे लिख सकते हैं, बोलो, V को कैसे लिख सकते हैं, I इंटू आर, EMF को कैसे लिख सकते हैं, I इंटू आर प्लस आर, ये कट जाएगा, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, यही फॉर्मूला पढ़ के आया अभी कल, बोलो पढ़ा था। और इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, बोलो, बोलो कब होगा, जब पावर मैक्सिमम मिल रहा होगा। आउटपुट पावर मैक्सिमम कब मिलेगी, बोलो, आउटपुट पावर मैक्सिमम होगी तभी तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। और आउटपुट पावर मैक्सिमम कब होती है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो,
इंटरनल रेजिस्टेंस के। बोलो, क्लियर हुई बात ये? हाँ या ना? एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करने का मतलब है कि आउटपुट पावर हमको मैक्सिमम करनी है, और आउटपुट पावर मैक्सिमम कब होती है? मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ के आए हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। इस जगह पे हमने रख दिया, बोलो क्या होगा? ये कट गया। एफिशिएंसी कितनी आई? मैक्स। बोलो, एफिशिएंसी मैक्स कितनी होती है? 1/2, मतलब 50%। मतलब बाकी का जो पावर है वो कहां चला जाता है? पावर लॉस होता है। समझ में आ रही बात? ये तो जब आप कहीं, जब इलेक्ट्रिसिटी भेजी जा रही है तो हाई वोल्टेज करके भेजते हैं, क्योंकि पता है ना कि इतनी लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजोगे तो क्या होगा? पावर लॉस 50% कम हो जाती है। मतलब समझ रहे हो? तो उसी रेशियो से क्या करते हैं हम? बढ़ा के भेजते हैं। समझ में आ रही बात? ये अब बढ़ती कैसे है उसके लिए हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया? एफिशिएंसी ऑफ ईएमएफ इज, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है? 50%। और तो बाकी जो पावर हुई वो लॉस कैसे हो जाती है? इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो पावर लॉस हुआ किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हीट। चलो, एप्लीकेशंस क्या है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट के? राइट डाउन द एप्लीकेशंस। बताओ, कोई बता सकता है? कपिश, तो कहां पर हीटिंग इफेक्ट्स का यूज किया जा रहा है? बोलो। हाँ, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड हीटिंग अप्लायंसेस। अब बताओ कहां पे हाउस होल्ड में ऐसी जगह है जहां पे आप लोग हीटिंग अप्लायंसेस यूज कर रहे हो? हाँ, क्या क्या यूज करते हो? बहुत बढ़िया, रूम हीटर, है ना? रूम हीटर यूज करते हो, और इलेक्ट्रिक टोस्टर, और गीजर। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक आयरन, है ना? इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, टोस्टर, ये सब हो गया। तो इन सभी में क्या यूज होता है? क्या होता है? कॉइल यूज करते हैं। बोलो, एंड दैट कॉइल इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम एलिमेंट। किसकी होती है? अच्छा, नाइक्रोम क्यों यूज किया गया? बोलो। हाँ, वेरी गुड। नाइक्रोम एलिमेंट यूज किया, इसका क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, पहला तो ये हो गया कि हाई रेजिस्टेंस, इसका हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तीसरा कारण और लिखो इसका, इसको क्यों यूज किया कर रहे हैं? क्योंकि इट इज टेंसाइल। कैसा है? टेंसाइल, दैट वी कैन स्ट्रेच इट टू मेक इट टू ड्रॉन इनटू द वायर्स। ठीक है, अगर टेंसाइल नहीं होगा तो वायर बन जाएगा क्या? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि स्ट्रेच करने पे टूटे ना, मतलब दैट कैन बी मेड इनटू वायर्स। ठीक है, and it is not easily oxidized. It is not easily oxidized.
इन एयर। देखो जब मेटल को आप एयर में क्या करते हो, हीटअप करते हो, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो कॉपर है, प्योर कॉपर होगा तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा हीटिंग इफेक्ट की वजह से। हीट होगा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होके वो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, लेकिन ऐसा ये नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो एक तो ये अप्लायंसेस में हीटिंग इफेक्ट यूज हो रहा है। दूसरा और बताओ, इनकैंडिसेंट बल्ब। वो पहले वाले बल्ब देखे जिसमें एक हीटिंग एलिमेंट होता है उसके अंदर, टंगस्टन का, फिर वो हीटिंग इफेक्ट दिखाएगा और अंदर गैस होगी तो वो भी आयनाइज होगी तो फिर ग्लो करेगा बल्ब। तो लिखो इनकैंडिसेंट बल्ब, ये हो गया हमारा दूसरा एप्लीकेशन, इनकैंडिसेंट बल्ब। तो इसमें जूल लॉ ऑफ हीटिंग यूज हो रहा है। इसके अंदर जो बल्ब होता है, तुमने देखा होगा इस टाइप का बल्ब होता है, ठीक है। ये जो वायर है ये किसका है, टंगस्टन। सिंबल क्या है, तब, ठीक है। और इसके अंदर जो गैस होगी वो कौन सी होगी, क्या होगी, नाइट्रोजन एंड आर्गन। ठीक है, इनएक्टिव गैस होगी ये, कैसी होगी, इनएक्टिव, केमिकली इनएक्टिव गैसेस। इनएक्टिव का मतलब क्या हुआ, नॉट वेरी रिएक्टिव। ठीक है, अच्छा ये जो टंगस्टन है क्यों यूज किया गया, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी कैसी है, रेजिस्टिविटी कैसी होगी, हाई, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, हाई, जल्दी से मेल्ट नहीं होता। एंड मेल्टिंग पॉइंट इज अराउंड 3080 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा हाई है। इसीलिए इसको क्या यूज करते हैं हम लोग, फिलामेंट बनाते हैं। जब इसमें से करंट पास होता है तो ये क्या करेगा, हीटिंग इफेक्ट दिखाएगा, जिसकी वजह से अंदर जो गैस है वो आयनाइज होगी एंड फिर बल्ब ग्लो करता है। अगर ये फ्यूज हो जाता है या फिर इधर से लीक कर जाए, गैस निकल जाए, तो कि बस तुमको रेड रेड सा हल्का सा दिखेगा, ये वायर दिखेगा रेड सा ही दिखेगा। क्लियर है, क्या हुआ, सही से नहीं बैठ पाए, हिल दिए, आगे कर लो थोड़ा सा। चलो लिखो, तीसरा एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज में भी हम क्या करते हैं, इसी का ही इफेक्ट एप्लीकेशन है ये, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट में, इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज है क्या, एक ये एक सेफ्टी डिवाइस है, याद रखना क्या है ये, सेफ्टी डिवाइस। इट इज यूज टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करेंट्स। फ्यूज की खासियत क्या होनी चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या होना चाहिए, मस्ट हैव, जो भी फ्यूज का वायर होगा उस वायर की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसका रेजिस्टेंस कैसा हो, हाई, बट मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो, लो, मेल्ट इजिली हो जाए। ठीक है, एंड दिस इलेक्ट्रिक फ्यूज, द वायर इज मेड अप ऑफ एलॉय ऑफ टिन। किसका बनता है, एलॉय ऑफ टिन प्लस लेड। ठीक है, तो टिन और लेड का कॉम्बिनेशन विल मेक अ इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर, जिसमें टिन रहेगा 63% और ये रहेगा 37%। तो आप क्या करो, टिन को और लेड को मिक्स करो मेल्ट करके, फिर उसका वायर बनाओ और उसी वायर को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूज करेंगे। तो होता क्या है कि जब भी करंट सेफ्टी लिमिट से एक्सीड करेगा तो वो वायर क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अब के जमाने में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। उससे पहले क्या यूज होते थे, फ्यूज। फ्यूज आज भी यूज हो रहे हैं, लेकिन तुम देखोगे जहां पर जो मेन चैनल होता है हमारे घरों में, जो मेन बोर्ड होता है उसमें बहुत बड़े बड़े फ्यूज लगे होते हैं, एमसीबी के साथ साथ फ्यूज भी लगे होते हैं, या ट्रांसफार्मर के बगल में तुम देखोगे वहां पर भी बहुत बड़े बड़े फ्यूज होते हैं। ठीक है,
क्लियर हुई ये बात? तो फ्यूज आज भी यूज होते हैं, लेकिन हाँ छोटे मोटे अप्लायंसेस हैं, अब एसी वगैरह में वहां पे देखो एमसीबी लग रखी है, बाहर मेन चेंज ओवर जो होता है जहाँ पे लगा होता है वहां पर भी कुछ लोग फ्यूज लगा देते हैं। एमसीबी भी वर्क करती है, एमसीबी लगा सकते हैं, और एमसीबी भी अलग अलग होती है, अलग अलग सेफ, अलग अलग करंट के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं सिस्टम। अब देखो, फ्यूज वायर ऑफ सुटेबल करंट रेटिंग शुड बी यूज्ड इन अ सर्किट डिपेंडिंग ऑन द लोड इन द सर्किट। लोड कितना है सर्किट में, उसके हिसाब से हम लोग फ्यूज वायर 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, ठीक है, या फिर 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, ठीक है, इस हिसाब से ये रेटिंग होती है। क्या होती है? फ्यूज वायर रेटिंग, कि किस करंट के लिए आप लोग कौन सा, कितना करंट जो होगा, कितना चाहिए आपको, उस हिसाब से आपको फ्यूज वायर की रेटिंग रखना पड़ता है। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिक आयरन यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो? इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन लेट से कितने वॉट का है? कितने वॉट का है? 1 किलो वॉट का है। इलेक्ट्रिक आयरन है कपड़े वाली, 1 किलो वॉट का है। अब घरों में कितनी बिजली आ रही है? बोलो 220 वोल्ट, ये आ रहा है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? तो बताओ करंट कितना फ्लो करेगा सर्किट से? बोलो क्या करेंगे? पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। आई निकालने का फॉर्मूला क्या है? पावर को किससे डिवाइड करते हैं? वोल्टेज से। पावर कितना है? 1000 डिवाइड बाई, तो करो भैया 100 को डिवाइड करो 22 से, बताओ कितना आएगा, कितना एम्पियर करंट आएगा? बोलो 1000 डिवाइड बाई, सॉरी 100 डिवाइड बाई 22 कितना आएगा? 4 पॉइंट कितना आएगा? 54, 50/11, 50/11, बताओ कितना आएगा? यही है। तो इतना करंट फ्लो करेगा सर्किट से, ठीक है, तो हम कौन सा वाला फ्यूज यूज करना चाहिए हमें, क्या इलेक्ट्रिक अप्लायंस डैमेज ना हो? कौन सा वाला? 5 एम्पियर वाला, क्योंकि अगर तुम 3 एम्पियर वाला यूज करोगे तो वो तो बर्न हो जाएगा, तुरंत जल जाएगा। समझ में आ रही बात? ये जस्ट उससे आगे वाला, ठीक है। तो हमारे को जो फ्यूज यूज करना है उसकी रेटिंग क्या होनी चाहिए? 5 एम्पियर। तो सुटेबल फ्यूज कौन सा होगा? 5 एम्पियर होगा, ठीक है। अच्छा हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट डाउन। तो आपने इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी ये सब कैलकुलेट कर लिए थे, फॉर्मूले वगैरह हो गए थे। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। समझ में आ गया? डाउट तो नहीं है? राइट डाउन। The electric current of 4 ampere flows through a 12 ohm resistor. तो example है, you have given the electric current of 4 ampere flowing through the 12 ohm resistance. 12 ohm resistor. What is the rate at which the heat energy is produced in the circuit? What is the rate of heat energy produced? बताओ, rate at which the heat energy is produced. Rate of heat energy produced. तो rate का मतलब क्या हो गया? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। बोलो, और वर्क ही क्या होता है? बोलो एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेट ऑफ
हीट एनर्जी प्रोड्यूस। समझ में आ रही बात है? H/T, H/T बोले तो W/T। अब ये मतलब पावर कैलकुलेट करना है, पावर कैलकुलेट करना है और ये दे रखे हैं तुमको। समझ में आ रही बात ये? तो क्या करोगे, क्या करोगे, कितना होगा बोलो, कितना आएगा ये? 192 जूल्स पर सेकेंड, और वी कैन से वॉट। ठीक है, तो व्हाट इज द रेट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस इज 192 जूल्स पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज थ्रू अ फिलामेंट ऑफ 120 वोल्ट। चलो पोटेंशियल डिफरेंस तुमको दे रखा है 120 वोल्ट एंड द पावर इज गिवन 60 वॉट। बल्ब है 60 वॉट इलेक्ट्रिक लैम्प पर सेकेंड। तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे पर सेकेंड फ्रॉम अ बल्ब? ठीक है, थ्रू अ फिलामेंट ऑफ द बल्ब। ई की वैल्यू दे रखी है तुमको 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तुमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड कितने फ्लो करेंगे। पावर दे रखा है, वी दे रखा है, बोलो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी इंटू आई। बोलो, तो इसको क्या लिख सकते हैं? आई इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई वी। आई कैसे लिखा जाएगा? Q इंटू सॉरी Q डिवाइड बाई T। Q को कैसे लिख सकते हैं? NE डिवाइड बाई T, P डिवाइड बाई V। और हमको चाहिए एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड निकालने हैं, तो क्या करोगे? P डिवाइड बाई V डिवाइड बाई E। और टाइम तो यहां पर हमको बोल रहा है 1 सेकेंड, पर सेकेंड बताओ कितने जा रहे हैं। ठीक है, चलो निकालो। P की वैल्यू कितनी थी? 60। इसकी वैल्यू कितनी है? 120 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कर दो। ये तो हाफ हो जाएगा, मतलब 1/3.2 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, है ना? ये निकल के आएगा। अब इसको आप कर लो कैलकुलेट। अच्छा यार, एक हम लोगों ने चीज कर रखी है, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कर रखा है ना। तो इसको ऐसे कर सकते हो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 था, तो ये जो फैक्टर आता है इसकी वैल्यू होती है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आएगा? 3.125 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गई। इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे पर सेकेंड अगर कोई बल्ब है 60 वॉट का एंड व्हेन इट इज हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट। अगला, एक हीटिंग एलिमेंट है, देयर इज अ हीटिंग एलिमेंट मार्क्ड एज। उस हीटिंग एलिमेंट में लिखा है कि आप इसको 210 वोल्ट पे लगाओगे और इसका जो पावर है वो कितना है? पावर रेटिंग कितनी है? 360 वॉट। व्हाट इज द करंट विथड्रॉन फ्रॉम द एलिमेंट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ 210 डीसी मेंस। तो बताओ भैया करंट कितना विथड्रॉ करेगा हीटिंग एलिमेंट? और जब करंट निकाल लोगे इसके बाद आप उसको इसका रेजिस्टेंस भी बताओ क्या। तो ये जो चीज दे रखी है ये क्या दे रखी है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या दे रखा है तुमको? पावर। तो पावर हो गया तुम्हारा 630 वॉट। V इज इक्वल टू क्या हो गया? 210 वोल्ट। आई कैलकुलेट करना, तो आई का फॉर्मूला हो जाएगा P डिवाइड बाई V। तो याद रहेगा ना ये सारे फॉर्मूले याद रखना भैया, ठीक है, एक लाइन में। तो बताओ पावर कितना था, तो कितना करंट आ जाएगा?
3 एम्पियर हो गया। अब तुमको क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, V दे रखा है, I दे रखा है, R निकाल दोगे। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V बाई 210 डिवाइड बाई 3, कितना आएगा? 70 ओम। आया समझ में? चलो एक एफिशिएंसी से क्वेश्चन देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट्स ऑन अ 50 वोल्ट सप्लाई एंड ड्रॉज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। तो एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कितना देना है? 50 वोल्ट, और करंट विड्रॉ करेगी 12 एम्पियर। इफ द मोटर यील्ड्स अ मैकेनिकल पावर ऑफ, पावर कितना है? 150 वॉट की मोटर है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इफिशिएंसी? परसेंटेज इफिशिएंसी ऑफ द मोटर, परसेंटेज इफिशिएंसी निकालो। वही है, 50% है, 25% है, 75% है, 100% है, क्या है? चलो मैकेनिकल पावर कितना दे रहा है? 150 वॉट का दे रहा है। ध्यान से देखो, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? ये पी आउट है, मोटर की पावर इतना देगा, वो पावर इतना पावर, तो पी आउट डिवाइड बाई पी इन। पी आउट कितना है? 150 वॉट। अच्छा, पी इनपुट तो इतना दे रहे होगे, बोलो 50 इंटू 12, बोलो V इंटू आई। पावर का फॉर्मूला समझ में आया? V इन कैसे निकालोगे? V इंटू आई। V ये है, आई रख दिया, क्या होगा? बोलो 3 टाइम्स, और ये आ जाएगा कितना आ गया? 1/4। एफिशिएंसी कितनी है? 1/4। अब इसको परसेंटेज में लिखने के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाइड बाई कितना आ जाएगा? एफिशिएंसी कितनी है मोटर की? 25%। बाकी रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफॉर्म इनटू द हीट एनर्जी के फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है? और साउंड भी कर सकती है। चलो बहुत सारे क्वेश्चन है, वो डीपीपी में बनाऊंगा। चलो अब तुमको एक क्वेश्चन अच्छा सा दे देते हैं, इसके बाद कितना टाइम हो रहा है? फिर नया टॉपिक है कौन सा? इसके बाद आएगा किरचॉफ लॉ आएगा, और किरचॉफ लॉ मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा नहीं, बिना इतनी भीड़ में तो कुछ नहीं होने वाला। किरचॉफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी रोक के रखेंगे उसको। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर सिर्फ इतना ऐसे लिख दिया जाता है, तो इसका मतलब समझ में आ गया? यहाँ रेजिस्टेंस बनाएगा नहीं वो, आर लिख दिया, तो उसमें ध्यान देना कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? आर, और ये इन सब की वैल्यू भी कितनी है? आर। बोलो, अब तुमसे पूछ रहा है पहला द करंट withdrawn from the cell of EMF E and the internal resistance is connected to the network of resistor this. Obtain the expression for the current withdrawn from the cell. बताओ I का एक्सप्रेशन निकालो, कितना होगा? I की वैल्यू निकालो, एंड द पावर कंज्यूम्ड इन द नेटवर्क, कितना पावर कंजप्शन होगा? I और P निकालना है। चलो ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, एक सिमेट्री मेथड होता है। सिमेट्री मेथड में क्या करना होता है? अगर हमने ऐसी एक लाइन खींचे तो ये कनेक्शन यहां से हम क्या कर सकते हैं? ऐसे यहां से
कनेक्शन हटा सकते हैं। तो अब बताओ ये दोनों कैसे हुए सीरीज में, तो इनका कॉम्बिनेशन कितना आएगा बोलो 2R। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा है रजिस्टर और इसके साथ लगा हुआ है 2R, ये R। सिमिलरली एक यहाँ पे ऐसे है, ये R है, और एक इसी तरीके का यहां पर भी लगा होगा। बोलो इन दोनों का क्या हो जाएगा 2R। और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा होगा R, EMF कितना है E। बोलो आया समझ में? ये दोनों कैसे लगे हुए हैं पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है, दो के साथ फॉर्मूला, पैरेलल का फॉर्मूला व्हेन द रेजिस्टेंस इज ओनली 2, तो क्या होता है R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम, 2R स्क्वायर डिवाइड बाई बोलो 3R। कितना आएगा R इक्विवेलेंट कितना आएगा 2/3R। तो ये पूरे में कितना हो गया इधर पे बोलो 2/3R। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा बोलो 2/3R। अब ये दोनों पैरेलल में है, कितना बनेगा प्रोडक्ट डिवाइड बाई सम, बोलो यही बनेगा 2/3R प्लस 2/3। तो ये हो जाएगा R से R गया, 3 से ये 3 गया, ये आ जाएगा 2, और आंसर आएगा R इक्विवेलेंट कितना आएगा टोटल, R इक्विवेलेंट आएगा 1/3R। ये 2 से ये भी 2 कट जाएगा, ठीक है बोलो। तो 1/3R या R/3 कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो इस पूरे सर्किट का कितना हो गया 1/3R, और ये जुड़ा है इससे, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। तो करंट का फॉर्मूला जो होगा बोलो वो क्या होता है नेट ईएमएफ डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 3R, तो एक्सटर्नल हो गया, और बाहर का कितना है ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R। तो कितना आएगा ईएमएफ डिवाइड बाई 4R/3, और करंट का एक्सप्रेशन आएगा 3E/4R। बोलो समझ में आया, करंट का एक्सप्रेशन समझ में आया। अब कितना पावर कंज्यूम करेगा ये बोलो, तो पावर कंजप्शन कैसे लिखा जाएगा, बाहर में देखो जरा ये टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1/3R। तो हम कहेंगे कि इसका पावर कैलकुलेशन करना है तो I² R इक्विवेलेंट जो बाहर है बोलो, तो I की वैल्यू कितनी है 3E/4R, और उसका क्या करोगे स्क्वायर, और R इक्विवेलेंट कितना आया था 1/3R। ये आ जाएगा 9E² डिवाइड बाई 16R² इंटू 1/3 इंटू R। R से R गया, ये गया 3 आया, कितना आएगा 3/16E/R। ये हो गया पावर कंजप्शन। बोलो अच्छा एक चीज यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा, टोटल लेना पड़ेगा सर्किट का, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3E/4, ठीक है। टोटल R इक्विवेलेंट कितना आया था R इक्विवेलेंट, नहीं 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 ये रहा R इक्विवेलेंट सर्किट का टोटल, क्योंकि करंट तो हम पूरा सर्किट का ही देख रहे हैं ना। तो R इक्विवेलेंट टोटल लेना है, टोटल कितना था हमारे पास 4/3। ठीक है, अगला टॉपिक डालो किरचॉफ लॉ, और ये हम पढ़ेंगे कल। कब पढ़ेंगे
चलो राइट डाउन। अगला नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ लॉ। ये टॉपिक डाल लो, नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ा